हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुरुषोत्तम झा, फिजिक्स टीचर। आज आपको गॉस लॉ के एप्लीकेशन सिखाऊंगा। इससे पहले लास्ट क्लास में मैंने गॉस लॉ के प्रूफ, गॉस लॉ का स्टेटमेंट और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैनर है वो आपको सिखाया था। आपने अगर नहीं देखा हो वो वीडियो तो कृपया उसे देख लें, ताकि जो आज की क्लास है उसमें हमारा कोई चीज मिस ना हो। सारी चीजें लास्ट वीडियो से कनेक्टेड है। लास्ट आप पुरुषोत्तम झा फिजिक्स बाय पुरुषोत्तम झा मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशंस। तो बेसिकली गॉस लॉ के जो एप्लीकेशन है वो बेस्ड होते हैं सिंपल से फॉर्मूले पे। वो फॉर्मूले हैं हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का जो फॉर्मूला था वो होता है E डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का फॉर्मूला होता है E डॉट डी एस। और जो गॉस लॉ है वो फाई का फॉर्मूला बताता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का फॉर्मूला होता है E डॉट डी एस इंटीग्रेशन क्लोज पाथ पे। और जो गॉस ने जो दिया था लॉ फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या करेंगे, इसकी जो भी एप्लीकेशन होगा उसमें इन दोनों को इक्वेट करना है ना। यानी E डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पहले तो आपको ये सॉल्व करना है, पहले ऊपर वाला स्टेप, फिर ये वाला सॉल्व करना है और दोनों को इक्वेट कर देना है, बराबर रख देना है, और इससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके 6-7 एप्लीकेशन होते हैं बेसिकली। कहीं किसी सिलेबस में 6 है, कहीं पे 7 है। तो हम इसके ऑलमोस्ट सारे करेंगे एक एक करके। पहला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टिंग वायर। हमारे रेखीय आवेशित चालक तार के नजदीक विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। किसी रेखीय आवेशित चालक तार के नजदीक विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है हमें। और ये मैंने आपको फॉर्मूला बताई दिया कि हम दोनों बार फाई कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है हम इक्वेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मान लीजिए इसकी लेंथ है स्मॉल एल। इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया तो चार्ज इस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, इक्वेशन नंबर 1। मतलब हमारे पास एक लंबा सीधा रेखीय आवेशित चालक तार है ना। इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है, इसकी लेंथ एल है। तो इसका चार्ज डेंसिटी जो होगा वो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। चार्ज डेंसिटी कहिए चाहे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहिए, एक ही बात है। तो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ या लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। अब हमें क्या है, इस तार से स्मॉल आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इस तार से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, वहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ एक गॉसियन सरफेस हम अज्यूम करेंगे। गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं ना, जिसपे गॉसियन सरफेस वो सरफेस होती है जिसपे गॉस लॉ एप्लीकेबल होता है। तो हमने क्या किया कि मतलब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमारे पास एक सीधा रेखीय आवेशित चालक तार है जिसकी लंबाई L है। इस पे जो है चार्ज Q है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व Q बाई L हो गया। हमें इस तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। हमें we have to find out electric field at a point P at a distance small r from the wire. Okay, for that उसके लिए we will construct a Gaussian surface around the wire of radius small r. हम इस चालक तार के चारों ओर एक Gaussian surface assume करते हैं जिसकी रेडियस स्मॉल r है। ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है। हम क्या देखते हैं, इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए छोटा सा एरिया लिया मैंने, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया है दोनों एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, यानी इनके बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री होता है। आप पूछेंगे कैसे होता है सर? देखिए ये मान लीजिए चार्ज वायर है और यहाँ पे स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P है। तो ये आपका हो गया गॉसियन सरफेस, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है।
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको कहा था जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है वहां पे हम टेस्ट चार्ज अज्यूम करते हैं। लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था, लास्ट चैप्टर की मेरी वीडियोस में आपने देखे हो तो, कि हमें जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहां पे हम टेस्ट चार्ज अज्यूम करते हैं। तो मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे टेस्ट चार्ज यानी कि प्लस क्यू नॉट, और ये पूरा का पूरा तार पे प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को रिपेल ही करेगा बाहर की तरफ, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ। अब जो एरिया है, एरिया की डायरेक्शन भी हमेशा जिस तरफ फेस होगा वही होता है। अगर ये फेस इधर है, ऐसे कर्व है इधर है, जैसे एरिया मेरा हाथ यूं है तो इस हाथ की डायरेक्शन, अगर हाथ इधर देख रहा है तो एरिया की डायरेक्शन ये हो गई। अगर मेरा हाथ इधर नीचे की तरफ है तो एरिया की डायरेक्शन ये वाली लेंगे। अगर हाथ मेरा इधर है तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे लेते हैं फिजिक्स में। तो कर्व सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में फाइंड आउट होते हैं। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है। अब क्या हुआ, तो हमने जो है फाई इज इक्वल्स टू फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन से हमने देखा कि फाई इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ई डॉट ds, ई डॉट ds, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ds होता है। अब यहाँ पे एक बात है कि मैंने ये जो पॉइंट बताया आपको, पॉइंट पी यहाँ से यहाँ, ये पॉइंट पी यहाँ पे भी हो सकता था, ये पॉइंट पी यहाँ पे भी हो सकता था, ये पॉइंट पी यहाँ पे भी हो सकता था, ये पॉइंट पी कहीं पे भी हो सकता था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है एक, जैसे मैं आपको बुक से बताता हूँ, जैसे ये बुक है, ये वायर था, है ना, ये वायर, इस वायर के चारों ओर, ये जो बुक है ना, ये बुक, ये गॉसियन सरफेस है, इस वायर के चारों ओर ये जो आर रेडियस का जो है ना, ये आर रेडियस का बना हुआ ये गॉसियन सरफेस है। क्योंकि मैंने तो एक छोटा सा पॉइंट लिया है बीचों बीच यहाँ का, मैंने तो एक छोटा सा सरफेस लिया है। ऐसे ऐसे सरफेस बहुत सारे हो सकते थे, बहुत सारे सरफेसेस को मिला के क्या है कि ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक बुक शेप बन गया, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप बन गया हमारे पास। क्योंकि ये पॉइंट सिर्फ यहीं पे नहीं, तो गॉसियन सरफेस ऐसे ऐसे इसके चारों ओर ऐसा करके हो सकता था, ठीक है। प्लस अब एक चीज और कि गॉसियन सरफेस ऐसा हो गया, तो अब इसका ये वाला सरफेस ऊपर ओपन है, इसको भी ढक दीजिए और इसको नीचे वाले को भी ढक दीजिए। तो इस तरीके से अगर हम ऊपर वाले को भी ढकते हैं तो ये हो जाता है ये, और नीचे वाले सरफेस को भी ढकते हैं तो ये हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सभी ऊपर वाले सरफेस पे भी यहाँ होगी, नीचे वाले सरफेस पे भी इधर होगी। अभी अभी मैंने बताया था कि ऊपर वाले सरफेस के लिए एरिया, ऊपर वाला सरफेस ऊपर देख रहा है तो उसका एरिया की डायरेक्शन ds ऊपर की तरफ, नीचे वाला सरफेस नीचे की तरफ है तो उसके एरिया की डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो सरफेस S1 और ये S2 है, और ये बीच का जो सिलेंड्रिकल पाथ है वो है S3। तो इसके लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री। बाकी जो बीच वाला पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसके लिए जो एरिया है, उसके लिए एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हर पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चार्ज डेंसिटी Q by L। अब उसके बाद मैंने डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्लोज पाथ के लिए मैंने डेफिनेशन लगाया phi = E dot ds। तो क्लोज पाथ तो एक तो मैंने ये बना ही लिया था एक, तो ऐसे करके पूरा पूरा हो गया, उसके ऊपर से भी ढक्कन बंद कर दिया, नीचे से ढक्कन बंद कर दिया, तो पूरा क्लोज पाथ हो गया। जैसे कि गिलास हो गया हमारा, जो कि गिलास का, ये गिलास है, गिलास का नीचे का सरफेस भी बंद हो गया और ऊपर का भी सरफेस बंद हो गया, है ना। तो ये तो हो गया हमारा सरफेस, ऊपर वाला बंद हो गया तो उसको तो ले लिया S1, नीचे वाला सरफेस S2, और ये जो है ये बाकी जो कर्व्ड सरफेस है वो है S3 सरफेस।
और वायर हमारा ये रहा बीचों बीच हमारे वायर हो गया, और इसके ऊपर S1 नीचे S2 एक कर्व सरफेस S3। तो पार्ट S1 के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, क्योंकि S1 का जो सरफेस एरिया है वो ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ है इधर, ठीक है। ऐसे ही इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर, एरिया नीचे, तो इन दोनों सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। बाकी जो कर्व सरफेस है हमारा उसके लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। तो हम फॉर्म डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi equals to E dot ds can be distributed into three parts: S1 E dot ds plus S2 E dot ds plus S3 E dot ds। अब इसमें S1 और S2 के लिए तो कितना हुआ, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, इसके लिए भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और इसके लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो क्या हुआ, 90 वाले EDS cos 90, A डॉट भी होता है A भी cos 90, तो EDS ये 90 वाला ये 0 हो गया, प्लस 90 डिग्री का ये 0 हो गया, तो बचा हमारे पास इंटीग्रेशन E डॉट ds। तो EDS ओनली EDS फॉर सरफेस S3, बिकॉज A डॉट भी A भी cos थीटा होता है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसमें cos 90 0 हो गया, इसमें भी cos 90 0 हो गया, इसमें cos 0 की वैल्यू जो है वो 1 हो गई, ठीक है। अब हम इसमें phi is equals to E of EDS S3, E बाहर निकाल लिया, अंदर बचा DS S3, E बाहर निकाल लिया, अंदर बचा DS। तो DS की वैल्यू कितनी होगी, DS की वैल्यू होगी 2 pi r into L, 2 pi r L, इंटीग्रेशन DS 2 pi r L होगा। क्यों होगा 2 pi r L, ये देखिए S3 पार्ट हो गया हमारा एक कर्व सरफेस S3, तो एक हो गया 2 pi r, एक 2 pi r, दो 2 pi r, तीन 2 pi r, तो 2 pi r 2 pi r 2 pi r into L, क्योंकि इसका लेंथ L है, तो इसका एरिया जो है कर्व सरफेस का हो गया 2 pi r into L, तो 2 pi r L इसका एरिया हो गया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, फ्रॉम गॉस लॉ, देखिए अब ये हमने निकाल लिया phi is equal to इंटीग्रेशन E डॉट ds से कर लिया। अब फ्रॉम गॉस लॉ क्या होता है, phi is equal to सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सिग्मा q क्या है, पूरे क्लोज पाथ के अंदर सिग्मा q क्या है, ओनली q है, तो phi is equal to q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 2 से तो हमारा phi आया E into 2 pi r L, इक्वेशन 3 से phi आया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और मैंने आपको शुरू में कहा था कि गॉस लॉ में जो एप्लीकेशन है उसमें हमें दो ही काम करने होते हैं। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लगा के phi की वैल्यू निकालनी है, फिर हमें गॉस लॉ लगा के phi की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाद में दोनों को इक्वेट कर देना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, E into 2 pi r L is equals to q upon epsilon नॉट, 2 और 3 को इक्वेट कर दिया, तो E जो है वो कितना हो जाएगा, q अपॉन 2 pi r L epsilon नॉट। q by L जो है वो क्या है, लैम्डा, q by L क्या है हमारा, लैम्डा। और अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखिए क्या होता है, 2 q by L को लिख दिया लैम्डा, और ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग और इनटू r। तो आपको ध्यान आ गया होगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है उसको k लिखते हैं, k होता है, फर्स्ट चैप्टर में देखा था हमने। तो ये हो गया 2k लैम्डा अपॉन r। So this is the electric field near a charged long wire having charge plus q of length small l। किसी लंबे सीधे रेखीय आवेशित चालक तार के नजदीक विद्युत क्षेत्र का मान 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल r प्राप्त होता है। ये दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। तो बच्चों इसको एक बार आप रिवाइज करें, देखें, कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस करें। इसका ग्राफ भी बन सकता है E और R में, E और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप उल्टा ग्राफ बना सकते हैं, यहाँ पे R ले लीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे R।
इनवर्स से है ना, लैम्बडा के साथ इसका ग्राफ स्ट्रेट बन जाएगा, आर के साथ उल्टा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप एक बार पढ़िए, एक बार देखिए, बुक से देखिए, एक बार मेरा वीडियो देखिए, दोनों को मैच कीजिए, और कोई डाउट हो तो फिर मुझे आप पूछ सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।